हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की यूनिट सेकंड। हम आज इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी यूनिट 1 कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में था वो सब। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लेना। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो इकोसिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि पूरा ये एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं जो, और कई सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट यूनिट है और एक बड़ी यूनिट है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। वीडियो हो सकता है बड़ी हो जाए, बट कोई बात नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इकोसिस्टम्स क्या होते हैं। तो इकोसिस्टम होता क्या है कि आप इसको बोल सकते हो कि जो इकोसिस्टम होता है कि कम्युनिटी, एक कम्युनिटी होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें तो कौन कौन से आते हैं, तो बायोटिक फैक्टर आते हैं और एक अबायोटिक फैक्टर आते हैं। ठीक है, अच्छा ये करते क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, जहाँ पर वो रहते हैं इन अ स्पेसिफिक एरिया। और करते क्या है, फॉर्मिंग अ फंक्शनल यूनिट वेयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो इकोसिस्टम होता है हमारा, इसमें जो एक तरह से ना एक समुदाय की तरह काम करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर जो ये बायोटिक और अबायोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपने साथ ना एक परस्पर एक क्रिया करते हुए क्या करते हैं कि कुछ इकाइयों का निर्माण करते हैं, जहाँ पर एनर्जी और जो न्यूट्रिशंस होते हैं उन चीज़ों को ये एक फ्लो बनाते हैं उस चीज़ का इकोसिस्टम में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इस सबसे पहले तो हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन में कि इकोसिस्टम होता क्या है। ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये पता होना चाहिए इकोसिस्टम होता क्या है, किस तरह से ये अब हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है, उसमें किस तरह से काम करता है और क्यों ज़रूरी है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन विच इज़ नोन टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, अर्थ ही है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, विच इज़ नोन टू सपोर्ट लाइफ, और लाइफ को सपोर्ट करती है। डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ वेरी थिन लेयर एनवेलपिंग ऑन द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ की जो कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसमें से जो लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो कौन सी लेयर में करती है। तो लाइफ जो होती है ना, वो हमेशा जो पृथ्वी की जितनी भी लेयर्स होती हैं उसमें से जो बायोस्फीयर होती है उस वाले लेयर पर ही जीवन संभव होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में। एंड सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमंग वेरियस लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, ये कि जो सन होता है, सन की जो सूर्य ऊर्जा होती है वही जो कंटिन्यूस इंटरेक्शन करती है अमंग वेरियस लाइफ फॉर्म्स। ओके, इन द प्रीवियस यूनिट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें आपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, एंड यू ऑल्सो हैव बीन फेमिलराइज्ड विद द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑल्सो इंक्लूड अस। इसमें हम सब पढ़ चुके हैं ना कि किस तरह से ह्यूमन और एनवायरनमेंट कनेक्टेड होते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे का मतलब इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए, और किस तरह से जो ह्यूमन मेड चीज़ें हैं उन्होंने एनवायरनमेंट को किस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया है उसकी अपनी इंटरफेरेंस की वजह से। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आप देखेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पर, पहले तो आप देख लो कि द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर आर्थर टेम्सले इन 1935। द प्रीफिक्स इको मीन्स एनवायरनमेंट। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन सबको याद रखो जब एग्ज़ाम में लिखने जाओगे, बट ये तुम्हारी अपनी नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं कि द एन इकोसिस्टम इज़ डिफाइंड एज एनी यूनिट बायोसिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट फंक्शन टुगेदर। ठीक है, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एक जो यहाँ पर जो बायोसिस्टम होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं द फंक्शन टुगेदर, द बायोटिक कम्युनिटी होती है, और एक दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सो दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी क्लियरली लीड्स टू डिफाइंड बायोटिक स्ट्रक्चर एंड साइक्लिंग द मटीरियल्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। यही हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी थी। सो द इकोसिस्टम इज दस अ डायनामिक सिस्टम विच इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग
और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। मतलब ये कि जो इकोसिस्टम होता है ना, ये एक ऐसा डायनामिक सिस्टम है जिसमें एक पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में। Ecosystem and includes the input, transfer, storage and output of energy as well as cycling of essential materials through the ecosystem. ठीक है, all the process that occur in the ecosystem are energy dependent. जितने भी हमारे पर्यावरण में जितने भी एनर्जी जो जितनी भी डिपेंडेंसी होती है ना किसी भी प्रोसेस की, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो एनर्जी पर डिपेंड करती है। सन की जो एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल दैट, चलो इसको देख लेते हैं नीचे। ये जिस तरह से यहाँ पर एक इसके थ्रू समझाया गया है आपको। सो सिंथेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोसिस्टम, द डॉटेड लाइंस, ये जो डॉटेड लाइंस वगैरह बताई हुई है ना आपको, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। The three major components are the producers, the consumers and the abiotic elements. The arrow indicate interaction within the system. ये जो चीज़ें हो रही है ना arrow, that means they are interacting with each other. ठीक है, the arrow indicates interaction with the system and with the environment. Energy does not cycle because all the energy of the ecosystem is derived from the sun and it dissipates as हीट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सन को देख सकते हो। वैसे तो ये आपको समझ आ ही गया होगा देखते ही। तो इसमें से 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पूल्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, सबको सन से जो है हीट मिल रही है, सौर ऊर्जा लेते हैं ये, और आपस में इनकी ना आपस में एक प्रतिक्रिया चलती रहती है जो कि एक तरह का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और उसी को इकोसिस्टम के अंदर इन सारी जो प्रक्रियाएं चल रही होती है, इसकी जो सौर ऊर्जा होती है वही इनकी सारी जो जिस पर ये डिपेंड करते हैं वो ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कर लेना। अच्छा, इकोसिस्टम में के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, इस पर इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है नहीं, बट आप अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ के जाना। स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अबायोटिक कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड विच लिंक द अबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, क्लाइमेट रिजाइम्स में टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट एंड टोपोग्राफी। ओके, ये स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें हो सकते हैं। बी में है बायोटिक कंपोनेंट्स में, ये नॉन लिविंग वाले हैं। ठीक है, ये लिविंग है, इसमें लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स में क्या आते हैं, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, इनको एज ए कंज्यूमर भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और डीकम्पोजर तो सेप्रोट्रॉप्स। सो जो लिविंग कंपोनेंट्स के अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास और ऑप्शन में इनमें से कुछ भी आ जाता है तो आप वहाँ पे आराम से उसको टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनको आप चेक कर सकते हो। देन फंक्शनल फीचर्स क्या क्या होते हैं, functional aspects refer to all the process and interactions performed by the organism in an ecosystem and includes energy cycles, food chains, diversity, interlinks between organisms and nutrient cycles में biochemical cycles और succession। ठीक है, ये फंक्शनल फीचर्स में आ जाएंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि साइज़ ऑफ इकोसिस्टम, कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसका क्या साइज़ है, कितना बड़ा है वो। तो अभी देखो जैसे मैंने बताया था कि जो हम जहाँ पर लाइफ संभव है वहाँ बायोस्फीयर, इस वाली लेयर पर ही जो लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो इसको देख लेते हैं हम कि इकोसिस्टम में वेरी इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट puddle ऑफ वाटर और अ टेरिटोरियल हैबिटेट टू अ लैंडस्केप और लार्ज फॉरेस्ट, अ बायोम और इवन द एंटायर ग्लोबल बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। तो ये आप ना यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस इकोसिस्टम का साइज़ क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मान लीजिए इसको यहाँ पार्ट्स में भी देखेंगे आप, पॉपुलेशन वाइज या कम्युनिटी वाइज
इकोसिस्टम हो गया, बायोम हो गया, बायोस्फीयर हो गया। तो कहने का मतलब ये कि साइज़ जो है ना वो लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है इसके इकोसिस्टम के साइज़ की, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेचर है, नेचर का तो कोई साइज़ ही नहीं होता। सो लार्जेस्ट इकोसिस्टम बायोस्फीयर। अब हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है ना, बायोस्फीयर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की या अर्थ की वो सतह जहाँ पर जीवन संभव है, उसे वो उस सतह का नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। वही बात आ गई कि बायोस्फीयर वही पार्ट होता है जहाँ पर जीवन संभव होता है। इट्स ए नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ की सबसे पतली परत होती है जो अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ़ यू विजुअलाइज द अर्थ टू बी द साइज ऑफ एन एप्पल, द बायोस्फीयर वुड बी एज थिक एज इट्स स्किन। मतलब कहने का ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे अगर आपने एप्पल देखा होगा, ठीक है, तो एप्पल की जो हाँ, एप्पल की जो जो किसको क्या, जब आप पील करते हो, एप्पल को छीलते हो, तो जो वो स्किन होती है बस उतनी ही, वो उतनी सी लेयर बताई गई है कि वही होती है बायोस्फीयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बायोस्फीयर ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ, वाटर एंड एटमोसफियर इन विच मैनी स्मॉलर इकोसिस्टम एग्जिस्ट एंड ऑपरेट। ठीक है, बायोस्फीयर वो इकोसिस्टम का वो जगह है, या उसको इकोस्फीयर भी बोला जाता है, और ये अर्थ का ही एक पार्ट है, वाटर एटमॉस्फेयर जहाँ पर पाया जाता है, विच मैनी स्मॉल इकोसिस्टम एग्जिस्ट एंड ऑपरेट, और जहाँ पर और भी छोटे इकोसिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ऑपरेट भी होते हैं। द थ्री मेन सब डिविजन्स ऑफ द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है उसके 3 जो है सब डिवीज़न भी होते हैं, जिनको बोलते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर को लैंड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो है तो समझ जाओ ये वाटर ही होगा, और एटमॉस्फेयर हो गया हमारा एयर। और द गैसेस एंड एवलॉप ऑफ द अर्थ विच एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के उसमें क्वेश्चन पेपर में, जब तो अगर मान लीजिए ये हाइट पूछ ली जाती है तो इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लेना, 22.5 किलोमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। एंड फॉर एग्जांपल अच्छा ये ज़रा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, तुम लोग पढ़ते रहना और इस जो ये पिक है इसको भी देखते रहना, सो दैट ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ये जो पिक्चर है दैट शोज द आइडियलाइज्ड स्कीम ऑफ बायोस्फीयर इन रिलेशन टू हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, और ये हाइड्रोस्फीयर जो ये वो परत है जहाँ पर जो हमारे समुद्री सतह जिसको बोलते हैं, ये हमारी लैंड वाली सतह हो गई, और उसके बाद जो आती है एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, मतलब एयर। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन दीज 3 कंपोनेंट्स इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, कि इन तीनों सतहों का आपस में इंटरेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन के लिए। एज इट इज़ हियर दैट द एंटायर लाइफ इज़ कंटिन्यूड एंड द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ पर सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है और जो एटमॉस्फेयर में ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू का कि जो समुद्र तल से जो फ्लोर, या इसको बोल सकते हैं कि बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन सम 11,000 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि समुद्र तल की कितनी गहराई होती है, अगर सिंपल ये पूछा जाए तो वो आ जाएगा 11,000, ये नोट कर लेना। टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन और अबाउट 9,000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, और जो सी लेवल होता है उसका 9,000 हो जाएगा, सी लेवल से ऊपर का। इट्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इज़ जस्ट अबव द बिलो ऑफ द सी लेवल। ठीक है, और जो लाइफ होती है बायोस्फीयर की इज़ अबंडेंट बिटवीन 200 मीटर्स या इतना फीट बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन एंड अबाउट 6,000 मीटर्स
6,000 मीटर या फिर 20,000 फीट अबव द सी लेवल। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बायोस्फीयर के बारे में, सी लेवल के बारे में क्या बात की जा रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आएगा। तो बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द हाइस्ट माउंटेन्स एंड द डीपेस्ट ओशंस, सिंस एग्जिस्टिंग कंडीशंस देयर डू नॉट सपोर्ट लाइफ, ठीक है। ओकेजनली स्पोर्स ऑफ द फंगी एंड बैक्टीरिया डू ऑकर एट ग्रेट हाइट बियॉन्ड 9,000 मीटर। ये हमेशा आता है क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट टाइम भी आया था, दिसंबर में भी आया और अब जून में भी ये पक्का आएगा। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। हाँ, ये मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आता है, ये जो है आपके असाइनमेंट में भी मिल जाएगा जब आप असाइनमेंट बनाओगे ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, जो इकोसिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक तो बायोटिक, एक अबायोटिक होता है, ठीक है। आप जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो जो बायोटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जो जिंदा चीज़ें होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, जानवर हो गए, और जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, वो शामिल होते हैं। और जो अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर, एयर, ठीक है, डर्ट, और जो सूर्य की रोशनी होती है उसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। सो ईच बायोम और aquatic zone can be subdivided into smaller units called ecosystem. Ecosystem is thus a subdivision of biome and can also be called a ecological system, ठीक है। Recall the definition of an ecosystem from subsection this. Any complete definition of an ecosystem includes the biotic. अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, किन चीज़ों से इकोसिस्टम बनता है। उसमें होता है बायोटिक एज वेल एज द अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द टू। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और उन दोनों के बीच जो एक परस्पर प्रक्रिया होती है, ठीक है, इंटरेक्शन जो होता है, उससे हमारा इकोसिस्टम बनता है। फॉर एग्जाम्पल द डिज़र्ट बायोम ऑफ राजस्थान कंटेन्स द थार डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई एरिड कंडीशंस, सैंडी टेरेन एंड सेक्युलेंट प्लांट्स। तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती है, एरिड कंडीशन, ठीक है, सैंडी ट्रेन होता है वहाँ पर, और जो सेक्युलेंट प्लांट्स पाए जाते हैं। सेक्युलेंट प्लांट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो अपने अंदर वाटर को कंटेन करके रखते हैं और काफ़ी दिनों तक उनको अगर पानी ना दो तो वो ज़िंदा रह पाते हैं, ठीक है। एनिमल फाउंड देयर आर लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। चलिए एनिमल के रूप में यहाँ पर लिजर्ड और स्नेक्स पाए जाते हैं। सिमिलरली अ पॉन्ड इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम ऑफ द फ्रेश वाटर एक्वेटिक जोन एंड वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाई द लैंटिक स्टैंडिंग फ्रेश वाटर बॉडी कंटेनिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड plants. चलिए द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनहैबिट एन इकोसिस्टम form its population. In ecology, a population is a group of potentially interbreeding individuals that occur together in space and time. The individual comprising a population are members of the same species, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंप्राइजिंग जो पॉपुलेशन होती है वो लगभग इकोसिस्टम में वो लगभग एक सेम सी ही स्पीसीज़ की, मतलब किसी एक स्पीसीज़, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हम अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा स्पीसीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीज़ आई एम सॉरी, बट आप लोग देख लेना। इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ यू विल नोटिस दैट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्डम अकर बाय देमसेल्व्स, ठीक है। चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं। हाँ, जो मेन क्वेश्चंस इसमें से बनता है वो आएगा आपका बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमने यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ा था, यूनिट सेकंड में भी आ रहा है, और ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगे थ्रू आउट द चैप्टर्स, ओके। सो अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है कि यू विल रिकॉल हैविंग रीड अर्लियर, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट द फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जो नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं ना हमारे इकोसिस्टम के, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स में काउंट होते हैं,
ईच ऑफ दीज अबायोटिक फैक्टर्स में बी स्टडीड इंडिविजुअली, हम इनको अलग अलग जो है इनका निरीक्षण करते हैं। फिर भी ईच ऑफ दीज फैक्टर्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड इन टर्न इन्फ्लुएंस ऑल द अदर फैक्टर्स। फिर भी ये चीज़ें जो होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये दूसरी फैक्टर्स को भी प्रभावित करती हैं। अबायोटिक में क्या क्या होते हैं, जो जीवित चीज़ें होती हैं, जैविक जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें आप पढ़ेंगे 3 तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, और सेप्रोट्रोप्स और रिड्यूसर्स। या तो इन तीनों के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि पहले तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। देखो, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो कैसे बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना सूर्य से जो सनलाइट लेते हैं उससे वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस chlorophyll bearing organisms in the presence of sunlight take up atmospheric carbon dioxide through their leaves and combine with water to produce organic substance और food, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बताया गया है, एस्ट्रोफोर्स बताया गया है, जो सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। उसके साथ साथ जो है जो सनलाइट की जो प्रेजेंस होती है, दैट टेक्स अप एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर लीव्स, और अपनी जो लीव्स के जरिए जो है वो CO2 को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। फिर है केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। अच्छा, इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया ऑल्सो सिंथेसिस देयर ओन फूड, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, बट इंस्टेड ऑफ द सन एनर्जी दे यूज़ सिंपल केमिकल रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब ये है कि जो केमोसिंथेसिस, एक तो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा जिसमें सूर्य की रोशनी का यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। केमोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो पौधे हैं या जो जीव है वो सूर्य की रोशनी का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो उनको पाया जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की सतह में ही पाया जाता है, वहाँ जो केमिकल पाए जाते हैं उनकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। सो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाने की क्षमता रखते हैं या अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। फिर है कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर वो जीव होते हैं जो अपना भोजन जो है ना वो दूसरे जीवों को खाकर बनाते हैं। मतलब एक जीव जो है वो दूसरे को खाकर अपना खाना खा रहा है, मतलब, ठीक है। उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आएंगे ये जो शाकाहारी होते हैं ना, शाकाहारी, या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस हो गए, या फिर सर्वाहारी जिसको बोलते हैं, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स, जो दूसरों को खाकर या जो दूसरे जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं। सो ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर एनेबल टू मेक देयर ओन फूड, कि वो सारे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू मीट देयर एनर्जी नीड फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। मतलब कि वो जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बट वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फॉर अपनी एनर्जी के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। कुछ भी पूछ सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाएगा ना तो आपको कंज्यूमर ही ध्यान रखना है। अमंग कंज्यूमर्स एनिमल्स। अच्छा, अब वो कौन कौन से जानवर हैं जो ये काम करते हैं, उसमें से गोट, काउ, डियर, रैबिट एंड इंसेक्ट्स, जिसमें से ग्रास हॉपर हो गया, ये क्या करते हैं कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स, ठीक है, ये तो इनको जो कैटेगरी बता दी है यहाँ पर, ठीक है। ये खाते क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो दूसरी चीज़ों को खाकर ही ये अपना खाना बना रहे हैं, अपनी एनर्जी वहाँ से लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच ईट अ हर्बीवोर
लाइक अ बर्ड दैट ईट्स ग्रास हॉपर्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हर्बीवोर कैटेगरी में आते हैं। उनमें कौन कौन से होते हैं? बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं? वो दूसरे ग्रास हॉपर्स जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। आर कार्निवोर्स एज दे ईट अदर एनिमल्स। एक तो हर्बीवोर हो गया, ठीक है, जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, लाइक बर्ड्स, ठीक है, दैट ईट्स ग्रास हॉपर्स। और कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो मीट खाते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, वो कार्निवोर्स हो गए। दीज कार्निवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप ये यहाँ पर इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म्स लाइक्स। अच्छा, कार्निवोर में कौन कौन से आते हैं? कैट्स विच ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या थे? कौन से थे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे हमारे यहाँ पर बर्ड्स, ठीक है, ग्रास हॉपर, कार्निवोर्स, ठीक है। हाँ, तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं? कैट्स। कैट्स की बात है सेकेंडरी कंज्यूमर को, जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, आर कोल्ड टेरिटरी कंज्यूमर्स, उसको हम ये बोलते हैं। दैट्स व्हाई द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, द सेकेंडरी आर टेरिटरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स, ठीक है। एनिमल्स लाइक टाइगर, लॉयन और वल्चर्स, दीज आर नॉट किल्ड और ईटन बाय अदर एनिमल्स। ये जो होते हैं ना, टाइगर, लॉयन और वल्चर्स, ये सबसे बड़े जो कार्निवोर्स होते हैं, क्योंकि इनको इनसे छोटे वाले जो कार्निवोर्स होते हैं वो इनका शिकार नहीं कर सकते, इनको मार के खा नहीं सकते। ये जो है ये दूसरे एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स को शिकार कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं हंट करके। दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था कि टॉप कार्निवोर्स में, उसमें वल्चर जो है एक ऑप्शन में आया हुआ था, ठीक है, और वो काफ़ी बच्चों ने सही किया था, काफ़ी बच्चों ने गलत करके आए थे। लेकिन जो बच्चे गलत करके आए थे वो इस पर बहस कर रहे थे कि वल्चर आंसर नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ कि वल्चर जो है ये टॉप कार्निवोर्स में आता है। वल्चर जो है इसका ईजिली कोई इसको हंट नहीं कर सकता है, दैट्स वाई वल्चर को टॉप कार्निवोर में रखा गया है, ठीक है, इनका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है या डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉप्स और रिड्यूसर्स। 3 नाम है, कुछ भी इसको बुला सकते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर वो जीव होते हैं जो डेड प्लांट्स और जो जानवर होते हैं ना उनको तोड़कर, काट पीट कर या कंपोज करके उनको अलग ही जो है एक डिकम्पोज में बदल देते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए या अदर जीव हो गए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिंग करना, आई मीन, ठीक। सो बोथ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, जो हम ऊपर पढ़ के आए, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड डाई एंड न्यू जनरेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन डेवलप। जो सेकेंडरी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी, जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, ये जो होते हैं ना, ये अपनी सर्कल जब अपना लाइफ साइकिल जब कंप्लीट कर लेते हैं, मर जाते हैं, फिर नई जनरेशन आती है, फिर इनकी पॉपुलेशन जो है डेवलप होती रहती है। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट हैपन्स टू द डेड ऑर्गेनिज्म, कि आप अब यहाँ पर जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके साथ क्या होता है हमारे सिस्टम में। देखो जो इकोसिस्टम है ना वो किस तरह से खुद को ही बैलेंस करता है, या जो पर्यावरण में जो जो चीज़ें हैं जो बन भी रही हैं, पैदा हो रही हैं, मर भी रही हैं, ख़राब भी हो रही है, बट उनको नेचर अपने आप से किस तरह से उनको उनकी देखभाल कर रही है, उनको मैनेज कर रही है, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन द इकोसिस्टम देयर इज़ अ कंटिन्यूअस ब्रेकिंग अप और decomposition of the organic matter of the dead organism and there is continuous cycling of materials, ठीक है, कि जो इकोसिस्टम में जितनी भी जो डिकम्पोजिंग चीज़ें हो रही हैं, वो चाहे वो जो मरी हुई चीज़ें हैं, मरे हुए जीव हैं, और मतलब उनको किस तरह से वो डिकम्पोजिंग कर रहे हैं, वो एक कंटिन्यूस साइकिल है। Certain bacteria which are microorganisms and some fungi are responsible for the decomposing and recycling of material। जो चीज़ें, जो डेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो जीव हैं या कोई भी जानवर है, एनिमल है, अगर वो उसको डिकम्पोजिंग के लिए
जो चीज़ें होती हैं वो कौन करते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं और फंगी, ठीक है, उसको रिसाइकलिंग करने के लिए, डिकम्पोजिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मोस्ट ऑफ द सेप्रोट्रॉप्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड ऑल heterotrophic in nature. The role of decomposers is very essential and important. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? अगर मान लीजिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो तुम लोग वो जो खाद वगैरह डालते हो ना, वो सबसे बड़ा उदाहरण है डीकम्पोजिंग का. डीकम्पोजिंग कैसे होती है? जो हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और अक्सर तुमने देखा होगा कि जो खेतों में जो बड़े बड़े जो काऊ डंग वगैरह होती है, उनमें क्या होते हैं कि उसको कंपोज कैसे करते हैं. जब काऊ डंग को कभी देखोगे ना ध्यान से, जहाँ पर कंपोजिंग हो रही हो, जब खाद बन रही होगी, तो उसमें छोटे छोटे से बैक्टीरिया दिख जाएंगे आपको, फंगी दिख जाएंगे आपको. तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उसको खाद में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, ठीक है, कि किस तरह से जो एक पूरा एक सर्कल बना हुआ है, किस तरह से काम करती हैं ये सारी चीज़ें. ठीक है. हाँ, ट्रॉपिक लेवल्स जो है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है. ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट करता है द पोजीशन और द फीडिंग लेवल्स को. ठीक है, किसकी? ऑर्गेनिजम्स विद अ फूड चेन और फूड वेब्स, और वो इंडिकेट करता है इट्स रोल इन एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में. ठीक है. सो द टॉपिक लेवल रेफर्स टू पोजीशन और अ लेवल इन अ फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड. It is occupied by a group of organisms and have a similar feeding mode. ठीक है जी. उसमें क्या क्या आते हैं? ह्यूमंस बीइंग omnivores may belong to more than one tropical level. चलिए इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें आते क्या क्या हैं जो लेवल्स होते हैं. हार्बीवोर, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स. तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स लेवल, ट्रॉपिक लेवल, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं इसको. हार्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है. ट्रॉपिक लेवल सेकंड, हेटेरोट्रॉप्स. सो ये इनको हम बाद में देख लेंगे. चलिए अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है उसको देखेंगे हम लोग. देखो इसको पढ़ते हैं. एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड से हमें एनर्जी मिलती है. ऑल्सो फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल्स. दिस एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर प्रोड्यूसर टू हायर, हर्बीवोर, कार्निवोर. ठीक है. एनर्जी का ना एक फ्लो चलता रहता है. इट नेवर फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन. जो एनर्जी फ्लो होती है वो कभी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाती है. Furthermore, there is a loss of some energy in the form of unusual heat at each tropic level, so that the energy level decreases from the first tropic level upwards. क्या होता है ना कि जो अभी जैसे यहाँ पर बात की कि ये रिवर्स डायरेक्शन में कभी नहीं जाती है जो सौर ऊर्जा होती है, बट कब जाती है? जो सी लेवल होता है ना, जब पानी की सतह पर जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वो वापस पलट कर रिवर्स डायरेक्शन में अपवर्ड की तरफ चली जाती है. As a result, there are usually 4 or 5 tropic levels and seldom more than 6, as beyond that very little energy is left to support any organism. ठीक है. अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जो यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल आपको दिए हुए हैं ईगल है. ईगल जो है वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी होता है. उसके बाद स्नेक को बता रहे हैं. ठीक है. चलो मैं यहाँ बताती हूँ. ईगल जो है 4th ट्रॉपिक लेवल पर उड़ने वाला बर्ड है. स्नेक 4th ट्रॉपिक लेवल पर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं ज़मीन पर. फिर फ्रॉग है 3rd ट्रॉपिक पे. उसके बाद ग्रास हॉपर 2nd ट्रॉपिक और ग्रास 1st ट्रॉपिक लेवल. अब ये जो सी एनिमल्स हैं इनको देख लेते हैं. जो अगर ये तो हम अपने जो अर्थ की बात कर रहे हैं, ये है जो समुद्र के नीचे, मतलब सी लेवल की बात करें जहाँ पर सी एनिमल्स पाए जाते हैं. उसमें शार्क हो गया. शार्क का अगर मान लीजिए ये यहाँ से अगर ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं तो ये सी लेवल के डाउन की तरफ बात कर रहे हैं. लार्ज फिश, स्मॉल फिश, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन. ठीक है. सो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन
ए टेरेस्ट्रियल एंड एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए फूड चेन क्या होती है। फूड चेन पर क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता है। सो यू नो फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन द ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड थ्रू फीडिंग और ट्रॉपिक लेवल्स, दैट इज़ वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड। फूड चेन होती है कि किस तरह से एक जानवर जो है दूसरे जानवर को खाता है, ठीक है, किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और उसी तरीके से एक फूड चेन बनती है, एक साइकिल बनती है पूरी पूरी, उसी को फूड चेन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में बात करते हैं तो ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। जो ग्रास होती है, ग्रास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ग्रास होपर को फ्रॉग खाते हैं, और फ्रॉग्स किसके लिए डेंजर होते हैं? स्नेक्स के लिए, ठीक है, और स्नेक को ईगल। मतलब ये कि ईगल, ये सारे के सारे अगर इसको रिवर्स में बताऊँ तो ईगल स्नेक हंट करता है, स्नेक मेंढक वगैरह जो फ्रॉग्स होते हैं इंसेक्ट्स उनको खाता है, और जो ये होते हैं जो फ्रॉग्स होते हैं ये ग्रास होपर खाते हैं। ग्रास होपर का फूड क्या होता है? ग्रास होती है। तो एक तरह से ये सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंड है, एक ग्रेजिंग चेन जो है वो इस तरह से डिज़ाइन की हुई है। फिर डिट्रेस फूड चेन, डिट्रेस फूड चेन में क्या आता है? द टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिकेइंग एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ एनिमल्स और प्लांट बॉडीज़। ठीक है, जो वेस्ट होता है ना, जो एनिमल्स, डेड एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, और प्लांट बॉडीज़ जो ख़राब प्लांट्स होते हैं या मरे हुए प्लांट्स होते हैं, कॉल्ड डिट्रेस तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्राइमरी डेट्रिस फीडिंग ऑल्सो कॉल्ड डिट्रिवियर्स और डिकम्पोजर दैन टू सेकेंडरी डिट्रियस फीडर्स एंड फाइनली टू हर्बीवोर एंड देन टू प्रीडेटर्स। अब इसको हम थोड़ा सा अगर इसमें इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं तो डिट्रियस हो गया जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं। सो इनका जो प्राइमरी डिट्रियस फीडर क्या होते हैं? थोड़ा ये जो इंसेक्ट होते हैं, और सेकेंडरी डिट्रियस फीडर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डिट्रियस फूड चेन डिज़ाइन एज फ्लो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स और अर्थवॉर्म्स, मोल, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर है पैरासिटिक फूड चेन। दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स। अब ये जो फूड चेन है ये स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट से, दैट गोज टू प्लांट और द हार्बीवोर इन विच द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म फीड्स। ये जो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जो उत्तरदायी होते हैं इस चीज़ के लिए। दिस पैरासिटिक फूड चेन एंड्स विद पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म विच अनलाइक प्रीडेटर्स डू नॉट किल द होस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड चेन इज गिवन। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पैरासिटिक फूड चेन होती है कि एक जैसा परजीवी भोजन जिसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं कि जो फूड चेन होती है ना, उसमें जो परजीवी होते हैं उनको वो हेल्प करते हैं और उस चीज़ को एक तरह से संचालित करते हैं, फ्लो करते हैं उसका एनर्जी का। तो ये वो जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव पर या उसके अंदर रहते हैं, या फिर उसकी मतलब एक दूसरे जीव पर डिपेंड रहना, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं। और तो ये फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसमें अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ तो जैसे प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है, और हेलमिंथ हो जाते हैं, और जितने भी जुएँ होती हैं जैसे टिकोस जू, ये शामिल होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक। चलिए इकोसिस्टम फंक्शनिंग क्या होती है? इकोसिस्टम फंक्शनिंग में सारी वही चीज़ें आने वाली जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ मैटर साइक्लिंग एंड ट्रांसफ़र एंड मूवमेंट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ इकोसिस्टम। मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या किसी भी इकोसिस्टम में जो जीवित जीव होते हैं ना, उनका एक समुदाय जो एक पर्टिकुलर अपने क्षेत्र में अपने जो बायोटिक और अबायोटिक के साथ एक क्रिया करते हुए एक कार्यात्मक इकाई का निर्माण करते हैं और एक ऊर्जा और जो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। द प्रोसेस ऑफ साइक्लिंग ऑफ मैटर एंड द यूज ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम डिफाइन द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। एनर्जी डज नॉट साइकिल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी है उसको साइकिल मतलब उसका एक संचरण नहीं होता है एज द फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी का एक फ्लो होता है ना, उसी तरह से जो एनर्जी होती है उसका साइकिल नहीं होता। बट
in comparison with solar. As a result, the ecosystem need a continuous inflow of high quality energy in order to maintain their function and structure. तो जो हमारा इकोसिस्टम है ना, उसमें एनर्जी का एक फ्लो होना चाहिए और हाई क्वालिटी एनर्जी का फ्लो जो मेंटेन करता है उसकी फंक्शनैलिटी का और उसके स्ट्रक्चर का। ठीक है, अच्छा चलो उसको देखते हैं हम। इसमें आप ठीक है, ये एनर्जी जो है यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी विच केटर्स टू द नीड ऑफ आर इकोसिस्टम। जो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, जो एनर्जी प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो सूर्य ऊर्जा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एटमॉस्फेयर सिस्टम, द रिमेनिंग 70 ऑफ द रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑफ दिस 19% इज अब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए न्यूट्रिएंट्स साइकिल। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो। अ न्यूट्रिएंट साइकिल में ऑल्सो बी ट्रांसफ़र टू एज अ परफेक्ट और इनपरफेक्ट साइकिल। जो न्यूट्रिएंट साइकिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक परफेक्ट और इनपरफेक्ट दोनों चीज़ों को रेफ़र करता है। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होता है कि इन विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। न्यूट्रिएंट्स एक वो उस तरह का साइकिल बोला जाता है जो उतनी ही जल्दी यूटिलाइज हो जाता है जैसे ही वो उसको रिप्लेस किया जाता है या फिर उसको बनाया जाता है। जैसे मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर एज परफेक्ट साइकिल्स। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस in the form of elements and compounds make up 97% of the masses of our bodies and more than 95% of masses of all living organisms. In addition to these, 15 to 20% elements are needed in some form of survival and good health of plants and animals. ये जो हमारे जो 15 से 25 इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए, अब होते कितने तरह के हैं ये। तो गैसियस साइकिल हो गया, सेडिमेंट्री साइकिल हो गया, और बस 2 तरह के बताएं यहाँ पर। तो गैसियस साइकिल में क्या होता है कि वेयर द रिजर्वर इज़ द एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फेयर, एंड सेडिमेंट्री साइकिल वेयर द रिजर्वर इज़ द अर्थ क्रस्ट। सो अगर हम गैसियस की बात करें तो गैसियस में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे कंपोनेंट शामिल होते हैं जो वायुमंडल में घूमते रहते हैं। जबकि जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं इसमें फास्फोरस और कैल्शियम शामिल होते हैं, जैसे माउंटेन्स, मिट्टी और पानी के साथ इसमें सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है जो कार्बन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। कार्बन इज़ अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन द एटमॉस्फेयर एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है एटमॉस्फेयर का एज़ कंपेरिजन टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाउएवर यू आर वेल अवेयर कार्बन इज़ द एलिमेंट that anchors all organic substances from coal and oil to DNA, deoxycarbonic acid, and compound that carries genetic information. ठीक है, without carbon life couldn't exist as it's a vital of the production of carbohydrates, organic matter जो होता है, through photosynthesis by plants. अब ये मिलता कैसे है? ये मिलता है हमें जो पौधे जब ऑक्सीजन लेते हैं, जब सनलाइट लेते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो CO2 रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सो उसी से ये चीज़ें बनती है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ सोलर एनर्जी एंड इट्स प्रोसेस रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कार्बन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? इट्स अ कंपाउंड ऑफ प्रोटीन्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, एंड लिपिड्स दैट फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और कार्बन जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ओशियन का, एयर का, इवन रॉक्स का, क्योंकि जो अर्थ होती है वो एक डायनामिक प्लेस है। कार्बन डजेंट स्टे स्टिल एंड इन नो मूव, मतलब वो अपनी तरह से जो कार्बन डजेंट स्टे स्टिल,
एक जगह पर नहीं रहता है एंड ऑन द मूव। और मतलब ये एक तरह से इसका फ्लो बनता रहता है जो हमारा इकोसिस्टम है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, ग्लोबल कार्बन साइकिल, इसको थोड़ा सा हम नहीं पढ़ेंगे अभी। नाइट्रोजन साइकिल, इसको देख लेते हैं थोड़ा। सेडिमेंट्री साइकिल्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्री होते हैं जैसे रॉक्स, वाटर, एयर, उसको बोलते हैं, ठीक है। सल्फ़र साइकिल, इस पर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि सल्फ़र साइकिल होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, और क्या क्या इसके जो मेन जो सेडिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं एटमॉस्फेयर में। सो वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये इस यूनिट को, ठीक है। और जो समझ में ना आए आप में से पूछ लेना। चलिए, इकोसिस्टम जो इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है वो हम यहाँ पर करेंगे, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंटरवेंशन, कि इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन और इकोसिस्टम, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और क्यों ये ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। एज यू अवेयर, ह्यूमन्स कैन and to change nature communities. We are often guilty of accidentally or deliberately altering the complex and myriad factors that maintain the delicate equilibrium of ecosystem. कि इसमें यही बताया गया है कि जो हम कई बार जो ह्यूमन है वो एक्सीडेंटली और कई बार जानबूझकर भी जो ऑल्टरिंग कर देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी और मायरेट फैक्टर्स की, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। सो यहाँ पर हम देख कि कैसे, अब सवाल ही भी आता है ना कैसे करते हैं, कि द इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हाँ, वो सच है। ऑफन इन ऑर्डर टू करेक्ट द wrongs of the past intervention we tend to undertake well intended but यूनिफॉर्म्ड मेजर्स। जो पास्ट में गलतियाँ हो गई हैं नेचर के साथ, उनको ठीक करने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म्ड मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर, जो हमारे एफर्ट्स हैं वो फोल्डर और फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर हम नेचर बचाने के लिए कुछ काम करना भी चाहें ना, तो बिकॉज ऑफ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अभाव में भी हम वो नहीं कर पाते हैं। ऑल दिस शोज़ दैट वी हैव स्टिल नॉट लर्न टू लिव इन हार्मनी विद द इकोसिस्टम। मतलब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम लोगों को अभी तक इकोसिस्टम में एक हार्मनी के साथ रहना नहीं आया है, विच वी आर अ पार्ट ऑफ, जो कि हम खुद एक इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, फिर भी हमें उसके साथ एक एज ए हार्मनी के रूप में रहना हम नहीं सीख पाए अभी तक। आर टेक्नोलॉजी हैज़ फार आउटपेस्ड आर बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। एज we turn to the scientific community for answers and solutions, ecologists will play an increasingly important role in changing the ways in which we interact with the natural world। कि जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ होती हैं, जो रिसर्चेज होती हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, और जो जिस तरह के वो सॉल्यूशंस देते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, तो उसके साथ साथ जो है विच वी इंटरेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड, उसके ज़रिए हम एक जो हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके साथ हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि जो नेचर के साथ हम किस तरह से एक तालमेल बना कर रखें जिससे कि हम उसको ज़्यादा हार्म ना कर पाएँ। ईच ऑफ अस विल ऑल्सो हैव टू बी अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्टर्बिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, येस, एंड शुड मेक एफर्ट्स नॉट टू बी कंट्रीब्यूटर्स टू डैमेजिंग। और मतलब ये कि हम सबको ये जागरूक होना चाहिए और सारी चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए, और वो सारे एफर्ट्स करने चाहिए टू कंट्रीब्यूट द डैमेजिंग और डिग्रेडिंग द इकोसिस्टम, जो हम डैमेज कर चुके हैं प्रकृति में, हमारे इकोसिस्टम में, और उसको और अच्छा बनाने के लिए हमें उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। सो ये हो गया यहाँ पर, ये समरी है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो समरी पढ़कर भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि क्या पढ़ा गया है, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये जो MCQ टाइप के, इनको भी किया करो, इनको छोड़ा मत करो, ठीक है। अगर नहीं आते तो फिर हम
नेक्स्ट क्लास में बात कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की यूनिट ख़त्म हो गई है। यहाँ पर यूनिट सेकंड हमने पढ़ लिया इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्यों ज़रूरी है, क्या क्या उसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो सी लेवल का हमारा जो धरातल का सरफेस है उसकी क्या कितनी दूरी है, कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को, इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, जो ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। सो अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।